अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, डायलॉग और डेडलॉक अल्फाज तो बज़ाहिर सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके मायने इतने मुख्तलिफ हैं कि मुल्क की जो सियासत है इनके बीच में कहीं उलझ कर रह गई है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान अल्लाह अल्लाह करके शुरू होने वाले जो मुज़ाकरात थे उनका कोई नतीजा नहीं निकला, अभी तक नज़र नहीं आया और उम्मीद भी लोगों को नहीं है। एक तरफ तहरीक इंसाफ ने 28 जनवरी की डेडलाइन से पहले ही मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान करते हुए अगली मीटिंग में बैठने से इनकार कर दिया और ये मशरूत शर्त रख दी कि जब तक जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान नहीं होता वो अगली मीटिंग में नहीं बैठेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात जारी रखने का इसरार तो कर रही है, लेकिन छापों, गिरफ्तारियों और सजाएं देने से पीछे हट रही है, ना ही जुडिशल कमीशन बनाने की हामी भर रही है। गुज़श्ता रात एक टॉक शो में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी पीटीआई को चार्जशीट करते नजर आए। उन्होंने कहा कि शायद ये मुज़ाकरात करने के लिए ये जमात बनी ही नहीं है। इरफान सिद्दीकी ने आज भी ये वाज़े किया कि 28 जनवरी से पहले कोई ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि जो कुछ होगा वो आमने सामने बैठ कर होगा। इस पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ये मानना है, वो ये कहते हैं कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनने जा रहा है तो हुकूमत के साथ सिर्फ क्या हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहा उन्होंने, देखिए। बड़े फराखदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे, मुज़ाकरात नेक नियती के साथ बैठे थे। 16 जनवरी को हमने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं। इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का, तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। पीटीआई की तरफ से फौरी जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने ये ज़रूर कहा है कि अगर पीटीआई जुडिशल कमीशन की सरबराही और टीओआर्स हम पर छोड़े तो कमीशन बना देते हैं। मुज़ाकरात के लिए बैठना पड़ता है, कमीशन बनाने के लिए टीओआर्स होते हैं। नाज़रीन, सवाल उठ रहे हैं कि क्या जुडिशल कमीशन के बाद इसके टीओआर्स भी एक वजह तनाज़ा बनने जा रही है, क्योंकि जो तकसीम मुल्क की सियासत में है वही तकसीम आला अदलिया में भी नज़र तो आती है। तेरा जज मेरा जज, इस लड़ाई में ये लड़ाई किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिन जजेस का इंसाफ तहरीक इंसाफ को पसंद है, ज़ाहिर है हुकूमत को वो कबूल नहीं है, और जिन जजेस का नाम हुकूमत देगी उनकी गैर जानिबदारी पर लाजमन पीटीआई भी शक करेगी। अब सवाल ये है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन में ऐसा जुडिशल कमीशन कहाँ से लाया जाए जिस पर सब आंखें बंद करके यकीन करें, दोनों तरफ से किसी को एतराज़ ना हो। क्या सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा है कि वो जुडिशल कमीशन के लिए जजेस उन्होंने देने भी हैं या नहीं, वो देंगे भी या नहीं? ऐसे में कुछ सियासी माहिरीन तो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने अगर खुद मुज़ाकरात की डेडलाइन दी थी तो इसे हुकूमती फैसले का इंतज़ार तो करना चाहिए था, मगर पीटीआई ने अचानक मुज़ाकरात ख़त्म किए, फिर बॉल अपने कोर्ट में ही डाल ली, इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से भागी है। हुकूमत का तो ज़ाहिर है इस वक्त पलड़ा भारी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुज़ाकरात से निकलकर पीटीआई ने एक और सियासी गलती कर दी, या कोई वाकई मंसूबा इनके दिमागों में और है जिसकी तरफ इशारा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने किया। क्या वजह है इसकी, मैं इस पर बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हटी, खुद ही डेडलाइन दी 27 जनवरी की। आप नहीं समझते कि ये जो इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ ने अपने सर पर लिया कि तहरीक इंसाफ भाग गई, इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि ये इनके जहन में ज़रूर कोई दूसरा प्लान होगा, ज़रूर कोई और मंसूबा साजी होगी, कोई मंसूबा बनाया हुआ होगा जो ये भागे हैं। ऑफ़र तो अभी भी कर रहे हैं, तो लेकिन आज फिर हमने देखा सलमान अकरम राजा साहब ने और शिबली फराज साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि भाई हम तो 28 जनवरी की मुज़ाकराती नशिस्त में नहीं बैठेंगे। तो आप लोगों की तो पोजीशन बड़ी कमजोर नजर आ रही है शेख साहब। नहीं, पहली बात तो ये है कुछ चीजें फैक्चुअली दुरुस्त कर लें। हमने कोई 27 या 28 की कोई डेडलाइन हमने कोई नहीं दी थी। हमने आपको कहा था 7 दिन, जिस दिन 7 दिन पूरे हो गए आपकी तरफ से ना कोई जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन आया, ना उस हवाले से कोई हामी भरी गई, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था
देयर इज नो फ्री फ्लोटिंग सिचुएशन। हम सिर्फ इनका मुंह तकते नहीं बैठ सकते। हमने जो 3 नशिस्तें हैं उनमें देख लिया कि जब इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला था उसमें इनकी क्या हैसियत रही, कितने दिन लग गए इनको एक मुलाकात इंश्योर करते हुए। वो मुलाकात जो संजानी जलसे को डिले करने के लिए अगेंस्ट जेल मैनुअल सुबह 7 बजे जेल खुलवा के करवाई गई थी, खान साहब ने मेहरबानी की, खान साहब ने जलसा डिले कर दिया। वो मुलाकात 24 को जब यहाँ से मोबिलाइजेशन हो रही थी नवंबर को, तो बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौर को दोबारा एक दिन में 2 दफा सुबह और फिर रात को जेल खुलवा के खान साहब से मुलाकात करवाई। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को इस कमेटी में बिठा के अपने बाकी मेंबरान और पूरी कोalition गवर्नमेंट को बिठा के इस जोगे नहीं थे कि 10 दिन के खान से मुलाकात अरेंज नहीं कर सके। उसने बहुत से क्वेश्चन मार्क छोड़े, फिर 7 दिन का हमने टाइम दिया। उसके बाद आपने हमारी उसी कमेटी के, हमारी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा जो तर्जुमान है इस कमेटी के ऑफिशियल, उनके मदरसे पे when he was trying to hold a press conference, आपने पुलिस का सैकड़ों कांस्टेबल्स और एसपीज के साथ जो है आपने वहां पे धावा बोल दिया। तो आप सबताज कर रहे हैं ना। अगर आप एक छोटी सी मीटिंग, आप खान साहब से एक्सेस नहीं आप अरेंज करा सके, आपकी हुकूमत है, आपके पंजाब की हुकूमत में वजीर है जेल खाना जात का, आपकी चीफ मिनिस्टर है, तो हम आपसे क्या तवक्को रख सकते हैं? आप ये समझते थे कि हम बस आपकी तस्वीरें देखते रहेंगे? आपका शौक था कि हम आपको लिख के दे दें, हमने आपको लिख के दे दिया। खान ने कहा कि ठीक है मुलाकात होती है या नहीं होती, आप रिटर्न दे दें। अब रिटर्न जब दिया तो इनकी आंखें बाहर आ गई। इट वाज ड्राफ्टेड बाय वन ऑफ द टॉप लॉयर्स इन पाकिस्तान। दे थॉट कि पता नहीं हम क्या कहानी लिख के दे देंगे। भाई आप जुडिशियल कमीशन बना देते और टीओआरस हम फिर उसके अंदर डिस्कस कर लेते। नहीं, अभी राना सनाउल्लाह साहब की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि जो टीओआर ये बात तो नहीं सुनी ना, मैंने तो अपनी बात करनी है ना जी। मैंने तो राना की बात सर मैं सवाल कर रही हूँ, सर मैं ये बात कर रही हूँ। अभी राना सनाउल्लाह साहब का जो मैंने शॉर्ट सुनवाया जिसमें वो ये कह रहे थे कि जो टीओआर ये लोग पेश कर रहे थे वो हमारे लिए मानना काबिल कबूल नहीं था, वो तो हम मान नहीं सकते थे, हम पे छोड़ देते, फिर ये देखते कि हम कैसे टीओआर बनाते हैं। इसका मतलब है कि जुडिशियल कमीशन बनाने पर ये राजी तो थी हुकूमत। नहीं, ये नहीं हो सकता ना भाई। टीओआर भी हम लिखे, जज भी हमारी मर्जी का हो जो इसको हेड करे। हमने आपने बात की इंट्रो में हमारा जज तुम्हारा जज, नहीं, हमने हमारा तुम्हारा नहीं किया है। हमने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के टॉप 3 सीनियर जजेस, दैट्स इट, एक को लिया दिया, चीफ जस्टिस और 3 सीनियर तरीन जजेस। हमने तो ये नहीं कहा कि मेरा वो तुम्हारा वो, हमने कहा तो 3 टॉप के सीनियर लोग हैं वो करें ताकि वो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो सके। बात ये है हमारा तो ये वो रहा है कि 26 का जो कत्ल है वो प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल 245 लगाने के हवाले से जो हुक्म हुआ गोली का, उसकी वजह से हुआ है। और ऑब्वियसली अगर सच्चाई सामने आती है तो इनके गले पड़ती है हर चीज। तो ये अपनी मर्जी का जज क्यों नहीं चाहेंगे? तो ये उससे भागना चाहते हैं, बिल्कुल सही, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने टीओआर दिए थे जुडिशियल कमीशन के लिए। मैं नहीं, हम देखें ये वो जो हमने लिख के दिया ना चार्टर ऑफ डिमांड, ये समझ रहे हैं कि वो सारा टीओआर लिखा हुआ है। चार्टर ऑफ डिमांड हमने जरा अच्छे वकीलों ने जरा खुल के एक्सप्लेन कर दिया इनको। 2 ही डिमांड्स थी, कमीशन और असीरान की रिहाई के हवाले से। असीरान की रिहाई अदालतों से होनी है। अदालतों के अंदर हमने सिर्फ ये कहा कि भाई आपके तफ्तीशी जब जाते हैं ना, जो आपके तफ्तीशी हैं, आपके लगाए हुए अफसरान हैं, वो अपनी मर्जी की तफ्तीशें लिख के जाते हैं, बेगुनाह को गुनहगार लिख के जाते हैं, उसकी वजह से हमारी जमानतें नहीं होती है। आप जजेस पे इन्फ्लुएंस होते हैं, 80 जजेस ने खत लिखे हैं, 6 जजेस हाई कोर्ट ने खत लिखे हैं, तो आप ये ना करें। वो तो हो गया अदालत के मुतल्लिक़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया। नीचे दूसरा जुडिशियल कमीशन के हवाले से कि हम क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं वो लिखे हुए हैं, क्या क्या चीजें सामने आनी चाहिए। टीओआर तो कुड हैव बीन डिफरेंट। आप फॉर्मेशन अनाउंस कर देते, हम बैठ के टीओआर डिस्कस, टीओआर भी थोड़े से छाड़ दइए, जज भी थोड़े से छाड़ दइए, तो बस फिर सीधे घर जाइए ना। यही तो बात तो हुकूमत कह रही है। ठीक है, आप लोगों ने लिख कर दे दिए, चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया। अब चार्टर ऑफ डिमांड का जब हम जवाब देना चाहते हैं तो आप लोग लेना ही नहीं चाहते हैं जवाब। आप इंतजार तो कर लेते हैं उनके जवाब का। हमने इनको बड़ा शौक है जवाब देने का, तो दे दें जवाब। वो जवाब जरूर हमारे आमने सामने बैठ के देना है, वो खत के अंदर। हाँ, वो 28 को बैठ के आमने सामने देना चाहते हैं ना। नहीं, वो उसमें कोई टेबलेट है, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो हमारे बगैर ये जवाब नहीं दे सकते सामने बैठे। हमने तो जवाब ही समझा है जब हमने देखा कि 7 दिन पूरे हो गए और क्या तावीलें हैं। वो जी 7 वर्किंग डेज थे, 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे, व्हाट नॉनसेंस। वी आर पॉलिटिशियंस, कोई छुट्टी नहीं होती, वी वर्क 24/7। लेकिन इससे हुकूमत को नया एक बयानिया बनाने का मौका मिल रहा है ना। आप वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि
चूंकि इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट में सजा हो गई, चूंकि उन्हें उम्मीद है कि अब ज़ाहिर है अदालत ने फैसला दिया, इन मुज़ाकरात में तो रिहाई की बात हो नहीं सकती, लिहाजा इन मुज़ाकरात से पीछे हट जाओ। फिर दूसरा बयानिया वो ये बना रहे हैं कि शायद इनके बैकडोर जो मुज़ाकरात थे उधर से इनको कोई पॉजिटिव होप नहीं मिली है, तो इनको वहां से भी मायूसी हो गई है। जवाब देता हूँ मैं आपको दोनों से। आप ये बताएं, किसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक जिम्मेदार ने भी, किसी एक लीडर ने भी, बशमूल इमरान खान साहब जो हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, किसी ने भी कहा कि क्योंकि सजा हुई है तो हम मुज़ाकरात से बाहर इस वजह से आ रहे हैं? उसके बाद भी हमने कहा, जवाब नहीं आया, उसके बाद भी नशस्त नहीं हुई। हमने नहीं कहा कि हम इस वजह से बाहर आएंगे, क्योंकि ये वो बानियां सेल करना चाहते हैं कि हम शायद को डील करना चाहते थे कि तुझे खान छड़ो और फिर मुज़ाकर। नहीं, हम इसको नथी नहीं करते, इसको मंसूब ही नहीं किया हमने एक मिनट के लिए भी, क्योंकि ये अपना बयानिया जो झूठा है बनाने में कहा। लोग इनकी बात पे आप समझती हैं ये कामयाब यकीन, पीपल डोंट एक्सेप्ट इट। ये कोई देखेंगे पंजाब में इनकी वो जो मतलब स्कूल कॉलेज के बच्चे इकट्ठे करके अपनी मर्जी की ऑडियंस लेके, इसके अलावा कोई पब्लिक जलसा करो ना तो पता लगे कि अवाम तो कितना एक्सेप्ट करती है। प्राइम मिनिस्टर करे जलसा, इसको पता लगेगा अवाम। इधर तो हम आवाज देते हैं तो बंदे मतलब बेचारे अपनी जानों के नजराने के लिए भी आ जाते हैं। हॉल तो स्टूडेंट से भरे होते हैं, स्टूडेंट सुनने के लिए आए होते हैं। स्टूडेंट्स नहीं होते जो यूनिवर्सिटीज के हॉल्स भरे हुए होते हैं, ऑडिटोरियम्स भरे हुए होते हैं। नहीं, हॉल्स तो वो नहीं भरे होते जी। एक यूनिवर्सिटी में तो 15 से 20 हजार स्टूडेंट होते हैं, तुसी 200-300 स्टूडेंट को कहते हो हॉल भरे होते हैं। जरा आप उसको जरा तस्वीरें देखें ना, उस पर अलग प्रोग्राम करें, आपको बताएंगे बंदे कैसे आते हैं और कितने आते हैं। क्या सबको लैपटॉप मिल रहे होते हैं या सिर्फ वो जो पोजीशन होल्डर्स को मिल रहे होते हैं? उनकी फैमिलीज कितनी होती है, उनके स्टूडेंट कितने होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर कितने स्टूडेंट होते हैं? यू शुड सी ना, पूरा उसके ऊपर रिसर्च करें। कहने का ये मकसद है, उस तरफ नहीं जाते। टॉपिक दूसरा है, वो टॉपिक यही है कि ये जो, हाँ फिर आपने दूसरी बात की, आपने कहा जी वो कह रहे हैं कि शायद कोई और बैकडोर मामला शुरू हुआ था। मुझे आप ये बताएं कि ये तो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल, एस्टैब्लिशमेंट का ऑन बोर्ड होना, एस्टैब्लिशमेंट का बैठना साथ जरूरी है। इफ यू रिमेंबर, जी जी यस, उन्होंने कहा था कि ऑन बोर्ड है भाई, एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। ठीक है ना, ऑन बोर्ड है। तो अगर ऑन बोर्ड है तो फिर ये छुप छुपाने वाली बात कौन सी है? खान ने कहा, हमने क्लैरिटी के साथ कहा, हमारा तो कोई बैकडोर काम नहीं हो रहा। एक आर्मी चीफ से मुलाकात होती है, हमारे चेयरमैन की और चीफ मिनिस्टर की मुलाकात पे तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। चेयरमैन की मुलाकात पे भी इसलिए तकलीफ होनी चाहिए कि वहां जमात इस्लामी के अमीर भी बैठे हुए थे, उनकी मुलाकात पे तो किसी को तो कोई वो नहीं है तकलीफ, हालांकि उनका केपी से ताल्लुक भी नहीं था। हमारा चेयरमैन तो फिर केपी का रहने वाला भी है और केपी में हमारी गवर्नमेंट भी है। उसकी पूरी को पॉलिटिकल डायनामिक को निकल आती है, तो उसमें ये समझते हैं कि हमने पता नहीं वो बैकडोर था जिसका हर बंदे को पता है वो बैकडोर था। तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई बैकडोर नहीं था, कोई बैकडोर नहीं है। यही मुज़ाकरात थे, यही है बंदे, ये स्टेटस को तो नहीं बरकरार रखा जा सकता। बैकडोर इसलिए सब कहते हैं ना, छुपन छुपाई का खेल सबने इसीलिए कहा ना कि जब जिस दिन एडमिट किया गौर साहब ने, उससे चंद रोज पहले 2 रोज पहले सहाफी ने पूछा था कोई बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, जानबूझ के ऐसे सवाल नहीं हो रही होगी। देखें, उस वक्त तक नहीं हो रही होगी। गौर साहब तो चीजें बिल्कुल जो नहीं भी कहनी होती वो भी कह देते हैं, उस वक्त नहीं हो रही होगी। और ये जो मुलाकात है, कोई बैकडोर तो थी नहीं, वो तो सबके सामने थी। वहां आपको दूसरे लोग जो है, वो गवर्नर भी बयान दे रहा है, वो एक वो जो दूसरा वो एएनपी वाला है, वो जो वो भी बयान दे रहा है, सारे बयान दे रहे हैं, तो फिर छुपन छुपाई कितों हुई, फिर लोग लुकैया कितों है? सही। अच्छा, एक और बड़ी तनकीद है वो पीटीआई पर ये है कि आप इस बात से अग्री करते हैं कि जो मुतालिबात, जो चार्टर ऑफ डिमांड आपने हुकूमत के सामने रखा है पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी ने, उसमें 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, आज भी आप लोग यही कहते हैं हमारा मैंडेट था, चुराया गया, लोग हमारे लिए बाहर निकले, लेकिन हुकूमत इनकी बना दी गई। अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन, इस पर आप कहें कि जुडिशल कमीशन बनता तो हुकूमत हिल के रह जाती, फिर हुकूमत डिफेंसिव पोजीशन पर होती। क्यों तहरीक इंसाफ ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में 8 फरवरी का जो मामला था, इंतखाबात में जो कुछ हुआ, फॉर्म 45, 47, ये बहस तो आज भी चल रही है, अगर हुकूमत को सही मानों में हिलाना था या डिफेंसिव करना था तो ये चीज़ रखनी चाहिए थी, क्योंकि हुकूमत तो कह रही है 9 मई के अब तो सजाएं हो गई, तो इन्होंने इसमें से क्या निकालना है? जुडिशल कमीशन बना के सजाएं जिन्होंने भुगत ली उन्होंने भुगत ली, तो सामने क्या लाना चाहते हैं आप लोग? मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, हुकूमत वालों की ना थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है। वो खान साहब कहते हैं ना, एक तहन्नल है को तुम पढ़ते भी नहीं। अगर वो जो डॉक्यूमेंट है अगर आपके पास हो, राइट नाउ मेरे पास नहीं है, उसका जो पहला पैरा है उसके एंड पे जो एक जुमला लिखा हुआ है, दिस चार्टर ऑफ डिमांड इज अ प्री रेक्विजिट फॉर अ वाइडर नेगोशिएशन। वाइडर नेगोशिएशन में वी हैव मेंशन्ड
फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल्स और ह्यूमन राइट्स, ये हमने उसमें लिखा है। ये सारी चीजें लिखी है। ये जो कहते हैं ना कि हम वापस, हम पागल हैं। हमने जो अपने 4-5 वो तो बात ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से तो बात में समझ में आती है कि इस चीज पर इत्तेफाक होना चाहिए। जी जी, मेरी बात तो सुनते ना। हमने कहा ये कोई वाइडर नेगोशिएशन नहीं है, ये वाइडर डायलॉग नहीं है, ये बुनियाद है एक वाइडर डायलॉग की। मगर फिल वक्त जो हमने अपने अहदाफ में तरजीह दी है वो इन दो चीजों को दी है। और पहली, अदालतों से आना है। हमने उसमें लिखा है, अगर आप उसका क्रक्स निकालें कि भाई तुसी असरअंदाज ना हो, हमारी जमानतों पे असरअंदाज ना हो, हमारे जजों को तंग ना करें, सिस्टम को तंग ना करें, वो आपके हाथ में है नहीं। वो सिर्फ हमने कहा है कि आप उसमें से निकलें बाहर। आप क्यों तंग करते हैं, क्यों सिस्टम को असरअंदाज होते हैं? एक चीज आपके हाथ में है और वो ये है कि एक लेटर निकालना है कि जुडिशल कमीशन बन जाएगा। हर वो चीज जिसके अंदर वाइडर इंक्वायरीज और जिसको प्रोसेस पे ज्यादा देर लगती है, हमने वो अहदाफ लेटर के लिए छोड़े हैं, बाद के लिए छोड़े हैं। हम वहां से भागे नहीं हैं। हमारी बात ही फॉर्म 47 से शुरू होती है, फॉर्म 47 पे खत्म सर यही मेरा क्वेश्चन है, सर यही मेरा सवाल है। प्रायोरिटी 8 फरवरी के इंतखाबात की जुडिशियल इंक्वायरी वो क्यों नहीं है? 9 मई 26 नवंबर पे फोकस ही है। बात सुने, प्रायोरिटी असीरान है, बिल्कुल, जो नाहक अंदर कैद है, जो शहीद हुए हैं, 26 के शोहदा का इंसाफ, 26 के असीरों का। 5-6 हजार बंदे गिरफ्तार किए थे, 2,500-3 हजार अभी भी जेलों में पड़े हुए हैं। 9 मई के हवाले से हमारा चेहरा मस्त करने की कोशिश की जाती है, उसका इंसाफ, यही प्रायोरिटी है। ये इनसे निपट लेंगे हम, इनके इलेक्शन भी इनके सीधे कर लेंगे, इनके फॉर्म 47-45 सारे ठीक कर लेंगे। मगर जो बंदे हमारे वर्कर बेगुनाह जेलों में है, पहले उनका निकलना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ अपनी सीटें और अपनी हुकूमतों के लिए नहीं लड़ रहे, अपना वर्कर जिसने कुर्बानी दी है, ही इज द प्रायोरिटी, शी इज द प्रायोरिटी। तो अब जब हुकूमत कह रही है 28 को आकर बैठें, आज वाज़े अल्फाजों में इनकार कर दिया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बार फिर से कि हम 28 जनवरी की नशिस्त में नहीं बैठेंगे अनटिल अनलेस आप लोग ऐलान ना कर दें, हुकूमत ऐलान ना कर दे। तो हुकूमत भी कह रही है कि 28 जनवरी से पहले तो कोई ऐलान होने वाला नहीं है। तो क्या आगे बढ़ने का तरीका है फिर? कैसे कोई रास्ता निकलेगा? जब हमने कह दिया कि ये इट्स ओवर, खान ने कह दिया इट्स ओवर, मेरे प्रॉपर ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया खत्म हो गया है, गौहर साहब ने कह दिया, उस तो बाद केड़े बयानियां बना रहे हैं, आ जाओ बैठ जाओ कर लो यूं यहाँ, ये क्या है? क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं भाई? एक चीज हमने आपको कही है, हम आपसे हम आपसे कोई हिस्से मांग रहे हैं हुकूमत के अंदर, हम आपसे कोई डील कर रहे हैं बैठ के। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकराती कमेटी है ना, उसको भेजें खान के पास, अगर खान का कोई ज़हन तब्दील हुआ तो फिर बात हो जाएगी। मगर कोई ऐसी बात नहीं है, हम इस पे कोई ऐसा वो एक्साइटिंग होता ना, जी बड़े एक्साइटमेंट में कोई हम कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहते अगर ये हो जाए तो ऐसा। भाई आप कुछ चीजें इंश्योर, छोटी छोटी चीजें इंश्योर नहीं कर सकते। और अभी आप अवेला पीट लेंगे, ये चले गए तो 7 दिन देते सी, थोड़े को नहीं हो सका, बस आराम करो फिर। तो वे फॉरवर्ड क्या है फिर? खान भी ऐसे ही, खान साहब भी जेल में बैठे रहेंगे, जिन असीरान की बात कर रहे हैं वो भी ऐसे जेल में बैठे रहेंगे फिर? कोई नहीं सदा जेल में रहता, ये पाकिस्तान है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और नई सदा शाही रहती जो है ना, वो वक्त एक सा नहीं रहता है। ये जो लोग आज बहुत ताकतवर आपको महसूस होते हैं, जब आप असल में देखेंगे कि इनकी हैसियत क्या रह जाती है कुछ अरसे के बाद, तो हमारे पास दर्जनों मिसालें मौजूद हैं। एवरी ऑपोजिशन हैज टू कम। वाकई वक्त एक सा नहीं रहता। जिस जोरों शोर से 2018 में पीटीआई आई थी वाकई, और जो कुछ 2021 में हुआ, यकीन आता है कि वाकई वक्त एक सा नहीं रहता। ये सिर्फ आपने छोटा अरसा वो ले लिया, आप पीछे चली जाए 10 साल 15 साल। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है कि ये, और खसूसन जो जालिम है, जो जाबिर है, जो फस्ताई है, जुल्म का दौर जो है वो तो नहीं, वो कहते हैं ना कुफर का निजाम तो चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता है। कब तक? सही। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तैनाती का मामला है। मुशावरत ज़रूरी है प्राइम मिनिस्टर के बीच में, ऑपोजिशन लीडर के बीच में, वो मुशावरत अभी तक शुरू नहीं हुई है? हमने लेटर लिख दिए है सेनेट की तरफ से भी अपोजिशन लीडर ने, और हमारे नेशनल असेंबली के जो उमर अयूब साहब हैं उनकी तरफ से भी लेटर चला गया, बट सो फार गवर्नमेंट हैज नॉट रिस्पॉन्डेड। पाबंद है वजीर आजम कंसल्टेशन के विद अपोजिशन, बट हमसे तो कोई ऐसा राब्ता अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। वी रोड टू देम एक्चुअली। सही। अब जबकि बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठा लिया है, अभी भी कोई उम्मीदें हैं पीटीआई को? अल्लाह तो उम्मीद है जी, डोनाल्ड ट्रंप तो केड़ी उम्मीद होनी है। डायस्पोरा सपोर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप एंड डायस्पोरा सपोर्ट्स इमरान खान इन पाकिस्तान। वी आर हैप्पी कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसने यहाँ पे रिजीम चेंज में हेल्प किया था, जिसमें
वो लू और यहाँ पे ब्लूम यहाँ पे एम्बेसडर थे, दे हैव गॉन। नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, उनकी अपनी पॉलिसी होगी, एंड वी होप कि वो पॉलिसी जो है इस रीजन के लिए, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ के लिए जो है वो कोई अच्छी साबित होगी, इसलिए कि दे हैव बीन आवर पार्टनर, स्टेट टू स्टेट पार्टनरशिप फॉर लॉन्ग, हुकूमत जिसकी भी हो। हाँ, पिछले एडमिनिस्ट्रेशन से हमें बिल्कुल तकलीफ थी और उसका वाज़े तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लेके मुझ तक सब बंदे इजहार करते हैं। अब कोई ये समझे कि हमने कोई दरखास्त दी हुई है, तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहना जी ऐसी किसी ने कोई दरखास्त नहीं दी। जो आपके पाकिस्तानी है हमारे डायस्पोरा में जो है, देखिए उनको पाकिस्तान में उनके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते, उनकी फैमिलीज को तंग किया जाता है, वो वहाँ को ट्वीट करते हैं तो पर्चा यहाँ उनके रिश्तेदारों पे हो जाता है। कोई एक्टिविस्ट वहाँ पे कोई काम करती है तो यहाँ उसके रिश्तेदारों को थोड़ा उनके घरों को जाता है, हरासा किया जाता है, पर्चे दिए जाते हैं, थ्रेट किया जाता है। वहां उन मुल्कों में उनको वो राइट्स दिए गए हैं तो यहाँ नहीं दिए गए एज अ पाकिस्तानी सिटीजन। सो दे स्पीक, एंड इफ दे स्पीक फॉर इमरान खान तो मैं तो उन्हें नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, अगर वो करते हैं तो दे शुड, व्हाई नॉट। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीमा मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अगरचे मुल्की पॉलिटिकल पोलराइजेशन का अवलीन हल सिर्फ मुज़ाकरात ही है, लेकिन बदएतमादी और बदगुमानी में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान शुरू होने वाले मुज़ाकरात को एक बार फिर से डेडलॉक लग गया है। शायद इन ज़ाहिरी मुज़ाकरात के फ़ेल होने की एक वजह खुफिया मुज़ाकरात के लिए मुलाकातें भी हैं, और उनमें बात कहाँ तक पहुँच चुकी ये अभी तक कोई नहीं जानता। मुज़ाकरात का मकसद तो सियासी मुफाहमत था। एक तरफ पीटीआई ने इस पर डेडलॉक की तलवार लटकाई तो दूसरी तरफ हुकूमत ने उन्हें तहरीरी मुतालिबात में उलझाया, और उसके बाद हमने देखा तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालिबात भी दिए। पहले हुकूमत तहरीरी मुतालिबात ना देने का शिकवा करती रही, जब चार्टर ऑफ डिमांड दिया तो हुकूमती वज़ीर उन मुतालिबात पर सीरियस नज़र नहीं आ रहे थे। तो क्या मुज़ाकरात में डेडलॉक की यही वजह है? ज़ाहिरी मुज़ाकरात में ऐसा लगता है जैसे दोनों फरीक डायलॉग के लिए टेबल पर ख़ुद नहीं बैठे बल्कि पकड़ पकड़ कर इनको बिठाया गया था। तो क्या मुज़ाकरात में डेडलॉक की यही वजह है? लगता है कि सियासी मुखालिफ लचक दिखाने और ख़ुद हारने के बजाय दूसरे को हारता देखना चाहते थे। शायद मुज़ाकरात में डेडलॉक की यही वजह है। एक तरफ मुज़ाकरात चलते रहे, वहीं सियासी बयानबाजी में हमने देखा ना तो सीज़ फायर हुआ, ना धमकियों में और दावों में कोई कमी आई। लगता है मुज़ाकरात में डेडलॉक की शायद ये भी एक वजह है। कभी बानी पीटीआई इमरान खान का ट्विटर हैंडल तो कभी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ट्वीट से आग के शोले निकलते रहे। लगता है मुज़ाकरात में डेडलॉक की ये भी एक वजह है। इत्तेहादी हुकूमत के हों या अपोजिशन के, दोनों ही इन डायलॉग से ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आए। तो क्या मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह यही है? हुकूमत और अपोजिशन नारे और दावे तो पाकिस्तान बचाओ के करते हैं, लेकिन जो बचता दिखाई दे रहा है वो है अपना अपना सियासी मफाद, ज़िद और अना। मुज़ाकरात में डेडलॉक की क्या यही वजह है कि दोनों तरफ ज़िद है, अना है? हुकूमत ने जुडिशल कमीशन का ऐलान करने में देर की या तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म करने में जल्दी की? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब, पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान, क्या पीटीआई की एक सियासी गलती है एक बार फिर से? क्योंकि सारा इल्ज़ाम पीटीआई के सर पर जा रहा है कि पीटीआई पीछे हटी है मुज़ाकरात से। शाजिया, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया डेडलॉक। दुनिया का कोई भी डेडलॉक होता है वो अनलॉक हो जाता है। यस, यहाँ बदकिस्मती से अनलॉक नहीं है, ना कोई डेडलॉक है, ये हेडलॉक है। दोनों ने अपने हेडलॉक्स कर दिए और दोनों नहीं चाहते कि अवाम की बेहतरी के लिए एक मुज़ाकरात करें और आगे चलें। आपने बिल्कुल सही कहा, कोई तहरीर मांगता है, कोई कहता है अपनी कंडीशंस लगाता है, विद द रिजल्ट कि ये दोनों नहीं समझ रहे, इन दोनों में अकल नहीं आ रही कि आप नुकसान अपना नहीं कर रहे, आप अवाम का नुकसान कर रहे हो, उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप दोनों को चाहिए कि यहाँ बैठ के असेंबली के अंदर
एक दूसरे के साथ एक हेल्थी डिबेट करें कि जिसके अंदर जाके आप लोगों की ये जो महंगाई आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन चढ़ गया है, आप इस पे बात करो। इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, बात ये अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की लगता है कि पूरे मुल्क का एक ही मसला है, हर गली मोहल्ले का मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। मुज़ाकरात भी नहीं है शाजी, अब तो ये मजाक हो गया। ये मजाक इन्होंने किया अवाम के साथ, दोनों ने। ये क्या बात है? और यही वजह है, मैं बार बार इनको कहता हूं, सबको मैंने कहा है, भाई अगर तुम आपस में नहीं बैठ के बात कर सकते तो तुम कश्मीर के मसले पे क्या बात करोगे? तुम और हिंदुस्तान के साथ क्या बैठ के बात करोगे जब तुम खुद हमारे अंदर एक यूनिटी नहीं है? तो क्वेश्चन इज, ये पीटीआई जो है, या आज पीटीआई है, कल नून था, पीटीआई पीपल्स पार्टी, ये जो अपोजिशन होती है, इन लोगों को समझ आनी चाहिए, ये गवर्नमेंट इन अपोजिशन होते हैं, ये गवर्नमेंट इन वेटिंग होते हैं, और इनका एक रोल होता है। लेकिन आज आप देखो हर जगह कन्फ्रंटेशन, अगर ये गवर्नमेंट नहीं करती तो ये ऑपोजिशन शुरू हो जाती है, ऑपोजिशन की कोई बात मारते हैं, ये रोडों पे निकल आते हैं। द क्वेश्चन इज, आप और रोडों पर निकल आते हैं तहरीक इंसाफ की, आप समझते हैं ये भी एक बड़ी नाकामी के ऑपोजिशन का एक बड़ा अलायंस बना नहीं सके, कायल नहीं कर सके आज तक सबको कि सब लोग इस एहतजाज में इनके साथ निकले, चाहे वो मौलाना की जमात है, चाहे वो दूसरी और जमात है। तहरीक इंसाफ ने जो रोल प्ले किया है, वो एक अमेरिकन कॉमिक है, वो उनकी वो टेलीविजन पे भी आते रहे, लोन रेंजर। ये लोन रेंजर की तरह ये काम कर रहे हैं। ये नहीं कि अपने साथ कुछ टोंटोस भी रख लें, कुछ एक अलायंस करें जिस तरह आप कह रही हैं। तो जब तक आप अलायंस के साथ आगे नहीं जाएंगे तो किस ऑपोजिशन की आप बात कर रहे हैं? ये समझते हैं कि अगर इनके पास बहुत ज्यादा वोट आ गए, बड़ी अच्छी बात है भाई, बट एट द एंड ऑफ द डे वोट आने का ये मकसद नहीं है कि आप एक टोटलिटेरियन और एक डिक्टेटोरियल आप एक रोल प्ले करें। आपके बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपने जेयूआई की बात की, औरों की आपने बात की, आप बैठ के भाई एक दूसरे से मुशावरत करनी है ना सारे। अगर आज तो मौलाना साहब हैरान हो रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी, जाहिर है इनकी रजामंदी से ये लोग राजी थे, अब ये कैसे उसके खिलाफ जा रहे हैं? मतलब कि मौलाना साहब ने की मीटिंग्स होती रही, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, इन्होंने बाद में मौलाना साहब को अप्रिशिएट किया, आज मौलाना साहब कह रहे थे अब ये उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? अभी आप अंदाजा लगाओ ना, इसका मतलब है कि ये डिफोकस्ड है। भाई आप बिल्कुल फोकस होकर बात करें, लेकिन मुझे या आपको या किसी को एक चाहिए जो एक एनालिसिस कर रहे हैं कि कम से कम को पॉजिटिविटी तो दिखाओ खुदा के लिए। हुकूमत को मैं कहता हूँ रगड़ो, जो मर्जी करो, लेकिन तनकीद बराए तामीर करो। डोंट रगड़ोफाई कि सिंपली आपने उनको रगड़ना है। ये इसका ना कोई नतीजा निकलेगा, और वो कहावत है पुरानी, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो ये इनके गले भी पड़ जाएगा। मुझे तो शाजिया अभी तक याद है कि ये पिछले इलेक्शन पे नवाज शरीफ ने जब अपना मैनिफेस्टो दिया, एग्जैक्ट वर्ड से, मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं गवर्नमेंट लूं या ना लूं, ये ऐसी गवर्नमेंट छोड़ के जा रहे हैं, हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही उन्होंने कहा। द क्वेश्चन इज, अगर इनके हाथ में ये अगर कुछ नहीं करेंगे, ये आने वाले, हम हाइपोथेटिकली डिस्कशन कर लें, आने वाले हम ये कह सकते हैं कि ये 2 महीने गवर्नमेंट नहीं चला सकते, 2 महीने, ये 2 महीने नहीं चला सकते गवर्नमेंट। और इसको इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इनके पास कोई गिदड़ सिंह ही नहीं है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ चलो इनसे तुम बातचीत भी कर रहे हो, मुझे और आपको बताओ बिजली कैसे कम करोगे, मुझे आपको बताओ एम्प्लॉयमेंट कैसे दोगे, मुझे लॉलीपॉप। अभी तहरीक इंसाफ किसी चीज पर बात करने के लिए राजी नहीं है। अभी शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि आपका फोकस है जुडिशल कमीशन आप बना दें, आप 9 फरवरी पर बनाए, 26 नवंबर के एहतजाज में उस दिन जो कुछ हुआ उस पर आप लोगों का फोकस है, वो आप लोगों की प्रायोरिटी है। 8 फरवरी के इंतखाबात में जो कुछ हुआ, आप कहते हैं कि आपका मैंडेट था, उस पर आप लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त उनका फोकस है कि जो अभी उन्होंने फिर जवाब दिया कि हमारा फोकस है हमारे सियासी कैदी असीरान, उनकी रिहाई, इमरान खान की रिहाई। इससे आगे वो किसी दूसरी चीज़ पर बात करना ही नहीं चाहते। आप बात कर रहे हैं महंगाई कैसे कम होगी, इनके पास कोई प्लान नहीं है। भाई ये काम तो वो तब करेंगे जब इमरान खान बाहर निकलेंगे, बकौल उनके, जब उनके जो लोग हैं सियासी वो बाहर निकलेंगे। पीटीआई किसी चीज पर अभी बात करने को तैयार नहीं है। तो फिर आप मुझे बताएं, हम यहाँ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं या एक वो मोनक की बात कर रहे हैं, मोनर्की की बात कर रहे हैं? भाई विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, इमरान आपका लीडर है, उसको हम सब मानते हैं, कोई इशू नहीं है, बट इमरान के ऊपर केसेस हैं, चार्जेस हैं जो कि कोर्ट ऑफ लॉ
उनको रिलीफ देगा, गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देगी। अगर तो आप कहते हैं कि गवर्नमेंट रिलीफ देगी तो फिर आप इस पाकिस्तान को कह दो बनाना रिपब्लिक। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। आपके जैसे भी हैं, आपके कोर्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, अगर वहां गलतियां हो रही हैं तो आप उसको चैलेंज करो, उसको आगे गो एंड फाइट इट आउट इन द कोर्ट्स। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि जी हमने ये एहतजाज करना है, तो फिर आप मुझे बताएं आपका नेशनल इंटरेस्ट किधर है? अगर इमरान जेल में है तो बाकी लीडर्स ये क्या क्लोन्ड हैं? ये उनके बगैर जब बात वो नहीं सिविल करते? नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करते हैं या ओवरसीज को कहते हैं कि आप रेमिटेंसेस ना भेजिए, आपको इसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट नजर आता है? याद रखें, ये सारे लगे होते हैं कि नेशनल ये रेमिटेंसेस ना भेजें। रेमिटेंसेस वो अपनी फैमिलीज को भेजते हैं और वो उनके घर यहाँ पाकिस्तान में चलते हैं। रेमिटेंसेस रुकती नहीं है, कई लोग रोक लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखें ये जो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अगर आपको याद हो वो कर्ज उतारो, पता नहीं क्या था, वो एक स्कीम थी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, मुल्क संवारो, उसका इतना बड़ा बैकफायर हुआ, इतना बड़ा बैकफायर हुआ। और ये इस पे सारा हिट किस पे लगाई? ये अभी भी डिबेट करते हैं इस पे, अपना हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस वक्त के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इन पे लगाया। हालांकि इनका नहीं था, इनका बिल्कुल नहीं था, सरताज अजीज ने किया था, लेकिन लगा किस पे नाम? इन पे लग गया नाम। द क्वेश्चन इज कि हमने देखो हम प्रैक्टिकल नहीं है। आपने अभी बात की पीटीआई की, ये इमोशंस के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकलिटी के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। हमें प्रैक्टिकलिटी चाहिए शाजिया। अगर हम प्रैक्टिकलिटी पे नहीं होंगे और जज्बात और इमोशंस, ये सिविल नाफरमानी या ये दैट इज नॉट द आंसर। बहुत शुक्रिया सीनियर साहब पीजे मीर साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप की एक पहचान उनकी गैर मतवक्के सियासत और गैर मकबूल फैसले भी हैं। ऐसे में जहां आलमी सतह पर अमरीकी पॉलिसियों पर बड़ी बहस हो रही है, वहीं पाकिस्तान में अमरीकी ताल्लुकात को भी खासी अहमियत दी जा रही है। सदर ट्रंप को लेकर पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से जहां ये कयास आराइयाँ हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में वापसी अडयाला जेल में कैद इमरान खान की रिहाई का परवाना बन सकती है, वहीं कुछ सफारती हल्के ये कहते हैं कि इन कयास आराइयों का ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उन्हें तो खदशा है कि जो बाइडन के दौरे सदारत की तरह ट्रंप इरा में भी पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान राब्ते महदूद ही रहेंगे। सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में साबिक डिप्लोमेट्स ने एक नुक्ता उठाया कि वॉशिंगटन हमेशा पाकिस्तान को भारत का दुश्मन और चाइना का सबसे बड़ा दोस्त मानता है और वो अमेरिका इसी हकीकत को मद्देनज़र रखता है और फिर पाकिस्तान को लेकर अपनी पॉलिसीज़ बनाता है। क्या वाकई में ऐसा है कि अगर ट्रंप की टेबल पर पाकिस्तान का नाम आया तो वजह पाकिस्तान की दाखिली सियासत नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक मामलात होंगे? पिछले कुछ अरसे में ट्रंप के कुछ करीबी साथियों के इमरान खान के हक में ट्वीट्स तो ज़रूर आए, लेकिन ट्रंप का ट्विटर हैंडल पर्सनली इस पर खामोश रहा। 20 नवंबर में सदारती इलेक्शन जीतने से लेकर 20 जनवरी को हल्फ उठाने तक और फिर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का कई बार मीडिया से इंटरेक्शन भी हुआ, लेकिन उन्होंने इमरान खान के बारे में कोई बात नहीं की। तो ऐसे में सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के हामियों को मिस्टर प्रेसिडेंट से इतनी उम्मीदें इस दौर से क्यों हैं? यह हकीकत भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अगर अमेरिका में पीटीआई के हक में लॉबिंग हो रही है तो इमरान खान की मुखालिफत में भी पैरेलल लॉबिंग जारी है। अमेरिकी सदर और कानून साजों की तवज्जो हासिल करने के लिए अगर पीटीआई के हामियों ने वहाँ कभी सड़कों पर तो कभी IMF के दफातर के बाहर वहाँ पर एहतजाज किए, तो वाशिंगटन में इमरान खान के खिलाफ भी मुहिम जारी है। और दूसरा हम सवाल ये कि जब इस तरह के इन्विटेशन जाते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाया, पाकिस्तान को बाकायदा इन्विटेशन जो है वो क्यों नहीं मिलता है? हर बार हम ऐसा ही देखते हैं कि हमेशा इंडिया से बड़ी शख्सियात वहाँ पर जाती हैं। उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर गए हुए थे, जो नरेंद्र मोदी के खुसूसी मंदूब के तौर पर वहाँ पर बैठे हुए थे।
पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पर क्या सोच है? क्यों पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़ारजा, इनको क्यों बाकायदा इन्विटेशंस नहीं आते हैं? इनकी क्या पॉलिसीज़ होती हैं? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब आपका। ताहिर जावेद साहब, हम हमेशा ये सवाल उठाते भी हैं, करते भी हैं कि ऐसी जब तकरीब होती हैं, अब इस बार भी देख लें डोनाल्ड ट्रंप की हलफ-बरदारी की तकरीब में पहले तो यहाँ पर बड़ा हुआ कि शायद बिलावल भुट्टो को इनविटेशन आया है, फिर जब सवालात उठाए कि अगर वाकई में आया है तो आप दिखा दें, फिर बाद में पता चला नहीं, वो इनविटेशन नहीं था। तो हमने देखा कि भारत की तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा बैठे हुए थे, जयशंकर साहब, वो बैठे हुए थे नरेंद्र मोदी के ख़ुसूसी मंदूब के तौर पे। ये क्या पॉलिसीज़ होती हैं? ये अमेरिका देखता है ताल्लुकात की बुनियादों पर इस तरह के इन्विटेशंस जारी किए जाते हैं, या ममालिक की अपनी ग्रुप्स की लॉबिंग होती है, सियासी जमातों की लॉबिंग होती है? ये तरीक़ाकार क्या होता है ऐसे इन्विटेशंस दूसरे ममालिक को भेजने का? जैसे आप इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं ना, तो जिस जगह पे उनकी इनविटेशन थी, जो उनकी सीट थी ना, ये इस तरह लॉबियस्ट के काम के थ्रू या मामला, या तो आपके पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, या कंट्री के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, या कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की वो लेवल ऑलरेडी होती है, जिसके ऊपर वो देखते हैं कि फ्यूचर में इनकमिंग प्रेसिडेंट ने उस कंट्री के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, और ये सिंबॉलिक चीजें होती हैं। तो एज फार एज उनके अलावा आप देखें ना, कुछ ऐसे भी है कि बहुत सारे और लोग थे, जैसे सऊदी अरब ने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया, लेकिन उनका फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये इससे हमें ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि ये बस 1 2 3 4 दिन 5 दिन पहले प्रेसिडेंट साहब ने को डिसाइड किया कि मैंने उनको इस जगह, लेकिन इट हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू। अब रही बात कि जी हमारे, आपने पूछा कि हमारे जो रहनुमा है उनकी ये मामला ऐसे क्यों नहीं होते, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोगों की जो एनर्जी है एज ए कम्युनिटी, एज ए गवर्नमेंट, अपोजिशन, हम तो आपस की लड़ाइयों को पिछले 2-2.5 साल से, कि एक बंदा एक गंद डाल रहा है, दूसरा उसको साफ कर रहा है और उसके जवाब दे रहे हैं। हम तो एक दिन एक बंदा एक कांग्रेसमैन के पास जाके एक साइड की पार्टी की बात कर रहा होता है, और कांग्रेसमैन उसके मामले में अच्छी बात कर देता है, दूसरे दिन को दूसरी साइड का बंदा जाता है, वही कांग्रेसमैन भूल जाता है कि कल उसने कहा क्या था, वो उस दूसरी की बात कर सकते हैं। तो ये आई मीन दीज ब्लंडर्स, पाकिस्तानियों ने अपनी सियासत को, अपने मुल्क को, खुद को एक मजाक बना लिया उनके नजदीक। और मैं समझता हूँ कि अमेरिकन कांग्रेसमैनों ने भी अपना मजाक बना लिया है। मैं जो ना आपको शाजिया, दिस इज एम्बैरसिंग कि एक कांग्रेसमैन वजीर दाखिला को मिल रहा है और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और थोड़ी देर बाद एक ट्वीट लिखता है जो टोटली अपोजिट साइड की है। ये क्या है? इसमें 2 चीजें हैं कि एक उसका जो असिस्टेंट था उसको पहले से कोई और मिलके गया हुआ था और इनकी बात हो गई थी, और ये ट्वीट ने होना था क्योंकि कोई हेयरिंग थी, उसके रेफरेंस के अंदर इन्हें ये करना था, लेकिन दरमियान में किसी और के थ्रू एक मीटिंग डील हो गई। तो दिस इज अ ब्लंडर ऑफ अ कांग्रेसमैन। तो ये बड़ा स्ट्रांग एक मैसेज गया है, तो इसको नाकामी कहा जा रहा है। इसको देखें, सबसे बड़ी नाकामी उस कांग्रेसमैन की है। दिस इज हिज ब्लंडर कि एक तरफ वो कह रहा है जी कि आई विल बी योर लेफ्टिनेंट, ये अल्फाज हैं उसके, और उसके बाद वो उसी का एक असिस्टेंट उसका फोन पकड़ के, जो कल का या परसों का डिसाइड हुआ था कि ये ट्वीट भी हमने करनी है, तो यकीन करें इसको, ये देखें, आप एक फोटो बना लें, एक मीटिंग कर लें किसी कांग्रेसमैन के साथ, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दिस इज जस्ट अ वन मीटिंग, दिस इज जस्ट अ वन टेक्स्ट मैसेज। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद जाहिर है हर बार ऐसे होता है, जब भी नया सदर हल्फ उठाता है, पहला जो सदर होता है उसके एग्जेक्टिव ऑर्डर्स ख़ुद तो नए दस्तखत करते हैं, उसके जो पहला सदर होता है उसके इक़दामात को मनसूख भी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ऐसे ही किया है। तो अमेरिका में क्या फील है नए प्रेसिडेंट को लेकर? क्या होप्स हैं? क्या पॉलिसीज़ जो हैं वहाँ पर पार्टीज़ टू पार्टीज़ चलती है? रियासत की भी तो एक पॉलिसीज़ होती है ना, जिसको चाहे वो डेमोक्रेट्स आएँ चाहे वो रिपब्लिकन्स आएँ, वो पॉलिसीज़ नहीं छेड़ी जाती हैं। तो क्या एक फील क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे और अमेरिका जो है ना वो बदल जाएगा, या दुनिया का नक्शा क्या होगा?
देखें दुनिया, दो चीजें, टू बिग क्वेश्चंस आपने किए। जो अमेरिका के अंदर है इमिग्रेंट कम्युनिटी, जो जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन उस लेवल के नहीं है कि वो सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर है, उनमें एक तशवीश काफी हाई लेवल की जा रही है। हालांकि मैं समझता हूँ जाती तौर पे ये इस लेवल तक मैस डेपोटेशन कर नहीं सकेंगे क्योंकि यहाँ अमेरिका का निज़ाम नहीं चल सकता, लेकिन तशवीश बहुत हद तक है। दूसरी चीज जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो बिग कंपनीज हैं वो खुश हैं कि इन्होंने ब्रेक्स देनी है टैक्स के ऊपर, इन्होंने और बहुत सारे मामलात में उनको इतनी छूट देनी है कि जो बिग कॉर्पोरेशंस हैं दे विल मेक बिगर मनी। अब उसके बाद आ जाते हैं कि जो इंटरनेशनल जो मामलात हैं वो कंट्री बाय कंट्री चलेंगे। ये जरूर है कि इनकी जो दौर में, पिछले दौर में भी जंगें कम हुई, ज्यादा नहीं हुई, तो इस दौर में भी जंगें कम होंगी, ये तो नजर आता है। लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने जो एम्बेसडर इसराइल के अंदर लगाया, तो वहां पे कोई लग नहीं रहा कि कोई इस तरह का अमन आएगा जिसमें दोनों फरीक खुश होंगे, क्योंकि वो एक बहुत वन साइडेड और बड़ा एक प्रेजुडिस किस्म के इंसान को वहां पे इन्होंने भेजा। तो वहां पे मुझे तो बहुत तशवीश है कि ये गजा के ऊपर मेरे शायद पहले से ज्यादा खराबियां करें। तो इसी तरह और बहुत सारे जो मुल्कों के साथ है मामलात हैं वो कंट्री बाय कंट्री चलेंगे। सऊदी अरब के साथ हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो ये उनका इनिशिएटिव है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा वेलकम हुआ, तो एक रिलेशनशिप काफी हाई स्ट्रॉन्ग फुटेज के ऊपर वो शुरू होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डेमोक्रेटिक रहनुमा जावेद साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।